स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने बोली के विषय में पढ़ लिया और बोली के साथ साथ ही हम लोगों ने किस बोली का विकास किस अपभ्रंश भाषा या किस उपभाषा से हुआ है इसके विषय में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर लिया। आज हम लोग उनमें से एक एक बोली के विषय में विस्तार से समझेंगे। जैसे आपको खूब अच्छे से पता है कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है उस सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी ये तीन उपबोलियों का विकास हुआ। उपबोलियों नहीं वरन उपभाषाओं का विकास हुआ और इन तीन उपभाषाओं से जो विकास हुआ है उनसे अलग अलग बोलियों का भी विकास हुआ है। उसमें से जो आपका पश्चिमी हिंदी है उस पश्चिमी हिंदी से ही विकास हुआ है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी का। ये जो 6 बोलियों का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है, हम इन 6 बोलियों के विषय में विस्तार से समझेंगे। एक एक बोली के विषय में हम लोग विस्तार से समझते हैं कि उसका नामकरण किस आधार पर पड़ा, नामकरण का क्या आधार है, उनके उपनाम क्या क्या हैं, उनके जो उपनाम है उनमें से कौन कौन से उपनाम लेखकों के द्वारा, कवियों के द्वारा दिए गए हैं और उनके पीछे क्या कारण है, उसकी अपनी विशेषताएं क्या है, इन सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ते हैं। कारण ये है कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और ध्यान रहे क्षेत्रों के विषय में हम लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि यार टीजीटी और पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं। टेट, सुपर टेट के स्तर पे जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि वास्तव में किस अपभ्रंश भाषा से कितने उपभेद होते हैं और उन उपभेदों से किन बोलियों का विकास होता है, थोड़ा सा इस पर वहां से प्रश्न बनते हैं और उनके उपनामों से प्रश्न बनते हैं। लेकिन क्षेत्रों के विषय में अभी तक तो कम ही प्रश्न बने हैं। लेकिन अगर पेपर के पैटर्न की हम बात करते हैं तो इस समय का पैटर्न आपने खूब अच्छे से देखा होगा। पेपर का पैटर्न काफी बदल चुका है। जिनकी हम कल्पना नहीं करते हैं कि ये प्रश्न भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, वही सारे प्रश्न पेपर में दे दिए जाते हैं। इसलिए ये कह पाना तो बहुत ही गलत होगा, यह कहना बहुत ही गलत माना जाएगा कि यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। बेशक यहीं से प्रश्न बनेगा और इन्हीं हिस्सों से प्रश्न बनेगा। इसलिए हमको इन हिस्सों को बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है। यदि हमें हिंदी पर अपनी संपूर्ण पकड़ बनानी है तो ऐसी स्थितियों में इसके छोटे बड़े हर पहलू को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आइए हम लोग एक एक विषय वस्तु को खूब अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सौरसेनी अपभ्रंश के विषय में। मैंने आपसे बताया था कि जो सौरसेनी अपभ्रंश है अपभ्रंश इस सौरसेनी अपभ्रंश से इसके 3 उपभेद देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें पहला है पश्चिमी हिंदी। क्या भैया? पश्चिमी हिंदी है। दूसरा है राजस्थानी हिंदी। और चौथा है गुजराती। क्या भैया? गुजराती है। अब इसमें से जो पश्चिमी हिंदी है, इस पश्चिमी हिंदी से ये जो पश्चिमी हिंदी है, इनसे भैया 6 बोलियों का विकास होता है, जिसमें पहला है खड़ी बोली। क्या है?
खड़ी बोली। खड़ी बोली के बाद में दूसरा है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा। तीसरा है बुंदेली। बुंदेली के बाद में है कन्नौजी। कन्नौजी। कन्नौजी के बाद में है हरियाणवी। हरियाणवी। और हरियाणवी के बाद में है दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी। क्या भैया? दक्षिणी हिंदी है। इसमें आज हम लोग जो सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं, किसका अध्ययन करने वाले हैं? इस खड़ी बोली के विषय में अध्ययन करने वाले हैं कि खड़ी बोली जो रही उसका नाम खड़ी बोली क्यों पड़ा, उसके कौन कौन से उपनाम हैं, उसकी अपनी विशेषताएं क्या है, उसके परिप्रेक्ष्य में विचारकों के अपने अपने मत क्या हैं, उन सारी चीजों के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में ब्रजभाषा के विषय में, बुंदेली के विषय में, कन्नौजी के विषय में, हरियाणवी के विषय में और दक्षिणी हिंदी के विषय में पढ़ेंगे, क्रमागत पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हम लोग जो राजस्थानी हिंदी है, इसमें जो इसके 4 बोलियों का जो विकास हुआ है, चाहे वो आपका जयपुरी हो, मारवाड़ी हो, मेवाती हो या फिर मालवी हो, ये इनके विषय में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो क्रमागत एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किनके विषय में पढ़ने वाले हैं? खड़ी बोली के विषय में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले यहां की चीजें समझ लेते हैं। यदि आपसे बोला जाए कि खड़ी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है, तो पश्चिमी हिंदी से। और पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। या ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि किस अपभ्रंश भाषा से खड़ी बोली का विकास हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से ही खड़ी बोली का विकास हुआ है। या आपसे ब्रज भाषा का पूछे तो ब्रज भाषा का विकास भी सौरसेनी अपभ्रंश से। बात समझने की कोशिश करिए भाई। देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश से ही पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी निकली है। और पश्चिमी हिंदी से ही आपका खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी निकला है। तो जाहिर सी बात है कि इन 6 के 6 बोलियों का विकास जो होगा, जो मूल स्रोत माना जाएगा या मूल आधार माना जाएगा, वो क्या माना जाएगा? सौरसेनी अपभ्रंश से ही माना जाएगा। यहां तक की बात समझ में आ गई? यहां तक किसी भी प्रकार का कोई संदेह यदि आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उस प्रश्न को रख करके पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो आप यहां तक का स्क्रीनशॉट लें और फिर हम लोग खड़ी बोली के विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। चलिए खड़ी बोली के विषय में पढ़ते हैं। खड़ी बोली। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखने की कोशिश करेंगे हम कि अर्थात जो है, जो खड़ी बोली है, इसको हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं। भाई खड़ी बोली किससे कहते हैं? ठीक है, खड़ी बोली किससे कहते हैं? ठीक है, खड़ी का अर्थ ही होता है खरी, और खरी का अर्थ ही होता है शुद्ध। जो बोली शुद्ध हो उसे हम खड़ी बोली कहते हैं, ठीक है। खड़ी का अर्थ क्या होता है? शुद्ध होता भैया। शुद्ध लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसे परिभाषित करने की बात आए कि भाई इसे खड़ी बोली कहा क्यों गया, कारण क्या है इसका, तो कारण थोड़ा सा अलग है। कारण समझते हैं।
आपको खूब अच्छे से पता है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली के अंतर्गत जब हम इस खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें हम अंत में बड़ा आ की मात्रा देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है। खाता, पीता, आता, जाता, रहता, सोता, बैठता, नहाता, है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अंत में आकारांत आ रहा है। क्या रहा है? आकारांत, अर्थात शब्द जो है वो बड़े आ की मात्रा के साथ उसका अंत हो जा रहा है, इसलिए इसे हम आकारांत प्रधान बोली कहते हैं, या इसे हम आकार बहुला बोली के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें खड़ी पाई का सर्वाधिक प्रयोग होता है और खड़ी पाई का सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण ही हम इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे खड़ी बोली कहते हैं। लिख सकते हैं इस बोली में, इस बोली में इस बोली में खड़ी पाई का सर्वाधिक प्रयोग होता है। सर्वाधिक प्रयोग होता है। इसी कारण इसे खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली कहते हैं। मैंने क्या कहा कि इस बोली में, किस बोली में? इस खड़ी बोली में, खड़ी बोली में खड़ी पाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसी कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया? खड़ी बोली पड़ गया। क्या पड़ गया भैया? खड़ी बोली पड़ गया। जैसे खाता, जैसे पीता, जाना। देख रहे हैं ना, इसमें आप अंत में पहुंचिए। अंत में पहुंचकर आप हमें बताएं कि ये किस प्रकार की पाई है। जाहिर सी बात है ये खड़ी पाई है। खड़ी पाई है ना, तो ये खड़ी पाई है। क्या है? खड़ी पाई है। पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खड़ी पाई के साथ साथ ये अंत किस मात्रा के साथ हो रहा है? बड़ा आ के साथ। ठीक है, इसलिए क्या है? आकार बहुला बोली है। आकार बहुला बोली। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप इसमें देख पा रहे हैं कि बड़े आ की मात्रा देख रहे हैं ना, ये बड़े आ की तो मात्रा है, इसलिए इसको हम और क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आकारांत प्रधान बोली। आकारांत, आकारांत मतलब होता है जिस शब्द के अंत में बड़ा आ की मात्रा के साथ अंत हो। बड़े आ की मात्रा के साथ जिसका अंत होता है उसे हम आकारांत कहते हैं, और जिसमें छोटे आ की मात्रा के साथ होता है उसे अकारांत कहते हैं। जिसमें छोटे ऊ की मात्रा होता है उसे उकारांत कहते हैं। जिसमें बड़े ऊ के साथ अंत होता है उसे उकारांत कहते हैं। जिसमें छोटी की मात्रा के साथ होता है उसे इकारांत कहते हैं, और जिसमें बड़ी की मात्रा के साथ शब्द का अंत होता है उसे ईकारांत कहते हैं। और इसमें अंत में आप देख रहे हैं बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा के साथ अंत हो रहा है, इसलिए हम इसे आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारांत। आकारांत का मतलब होता है कि बड़े आ की मात्रा से अंत। बात समझ पा रहे मेरी? ये बात।
तो ये विशेषता किसकी है? आपके इस खड़ी बोली की विशेषता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भाई खड़ी बोली किससे कहते हैं, अगर आपसे डायरेक्ट खड़ी का ही अर्थ पूछ ले तो खड़ी का अर्थ तो होता है शुद्ध, परनिष्ठित, शुद्ध या परनिष्ठित होता है। दूसरी बात, इसके परिभाषित करने की बात हो तो इस बोली में खड़ी पाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे हम खड़ी बोली कहते हैं। जैसे खाता, पीता, आता, जाता, नहाता, सोता, है ना, ये सारी चीजें। अब इसमें आप देखेंगे कि इसका अंत खड़ी पाई के साथ हो रहा है, इसके अंत में बड़े आ का मात्रा का सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है, और इसके अंत में जो अंत हो रहा है वो बड़े आ की मात्रा के साथ अंत हो रहा है, इसलिए इसे आकारांत या आकार बहुला बोली भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई आपके? इसे हम आकारांत प्रधान बोली क्यों कहते हैं, या इसे हम आकार बहुला क्यों कहते हैं, या इसे हम खड़ी पाई वाला वर्ण क्यों, खड़ी पाई वाला भाषा कहे कहते हैं, या इसे हम खड़ी बोली क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए लिख लीजिए भैया इसे आप। आगे देखते हैं उपनाम। उपनाम, उपनाम कि हम खड़ी बोली को किन किन नामों से जानते हैं। तो खड़ी बोली को ही एक तो हम खड़ी बोली कहते ही कहते हैं, खड़ी बोली को तो खड़ी बोली कहा ही जाता है। खड़ी बोली, इसी को कौरवी भी कहा जाता है, इसी को खरी बोली भी कहा जाता है, खरी बोली भी कहा जाता है, इसी को सरहिंदी कहा जाता है, सरहिंद, इसी को स्टैंडर्ड कहा जाता है, स्टैंडर्ड बोली, इसी को मानक बोली कहा जाता है, मानक बोली कहते हैं, इसी को टकसाली बोली कहते हैं, टकसाली बोली कहते हैं, इसी को रेखता कहते हैं, रेखता कहते हैं, रेखता, मुसलमान इसे क्या कहते हैं? रेखता। ठीक है, इसी को कर्कश बोली कहते हैं, कर्कश बोली कहते हैं, इसी को नागरी कहते हैं, नागरी बोली कहते हैं, सरहिंदी बोली। ठीक है, सरहिंदी बोली इसी को कहते हैं। शुद्ध बोली कहते हैं, शुद्ध बोली कहते हैं, इसी को परनिष्ठित बोली कहते हैं, परनिष्ठित बोली कहते हैं,
इसी को व्याकरण सम्मत बोली कहते हैं। बात समझ में आई भैया? बात समझ में आई यहां तक की? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले पहले, और फिर मैं आगे की चीजों की चर्चा आपसे करता हूं। समझ पा रहे हैं आप इन चीजों को अच्छे से? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बार हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये कहा कि खड़ी बोली को खड़ी बोली कहने का कारण क्या है? तो खड़ी बोली को खड़ी बोली हम इसलिए कहते हैं कि इसमें खड़ी पाई का सर्वाधिक प्रयोग होता है, या यूं कह सकते हैं कि इस बोली में खड़ी पाई का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, इसी कारण इसे हम खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ी बोली कहते हैं। जैसे खाता पीता आता जाता नहाता सोता, ये क्या है? ये सब में आप देख पा रहे हैं कि अंत में क्या आ रहा? खड़ी पाई आ रहा, खड़ी पाई आ रहा, खड़ी पाई आ रहा है। और इसे हम आकारांत इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े आ की मात्रा के साथ इसका अंत होता है, इसे आकारांत इसे कह देते हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि खड़ी बोली को खड़ी बोली कहते हैं, कौरवी हिंदी कहते हैं, खरी बोली कहते हैं, इसे हम सरहिंदी बोली कहते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं, इसे हम स्टैंडर्ड बोली कहते हैं, मानक बोली कहते हैं, टकसाली बोली कहते हैं, इसे ही हम लोग रेखता कहते हैं, इसी को कर्कश बोली कहते हैं, नागरी बोली कहते हैं, शुद्ध बोली कहते हैं, परनिष्ठित बोली कहते हैं, और व्याकरण सम्मत बोली के नाम से भी हम जानते हैं। ये पेपर में सब पूछा जा चुका है। टकसाली बोली पूछा गया कि टकसाली बोली किसे कहते हैं, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि हम टकसाली बोली किसे कहते हैं। और ये कौरवी बोली भी पूछा जा चुका है, कौरवी बोली भी पूछा जा चुका है। और पीजीटी की परीक्षा में ये रेखता भी पूछा जा चुका है कि हम रेखता के नाम से किस बोली को जानते हैं। ये तीनों बोलियों के उपनाम पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप समझ पा रहे होंगे कि इनका उपनाम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कभी कभी होता क्या है कि हमें उस विषय वस्तु का पता तो होता है, किंतु हम उनके उपनामों से परिचित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं, जो कि आ रहा होता है फिर भी गलत हो जाता है। इसलिए हमें उपनामों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि खड़ी बोली को ही हम कौरवी बोली, देखो कौरवी बोली इनको कहा किसने है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। आगे मैं इसे स्पष्ट करूंगा। तो अभी तो आप इतना जानो नाम क्या है, इनके उपनाम क्या है। इसे हम कौरवी हिंदी कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं, सरहिंदी बोली कहते हैं, स्टैंडर्ड बोली कहते हैं, मानक बोली कहते हैं, टकसाली बोली कहते हैं, इसे हम रेखता कहते हैं, कर्कश बोली कहते हैं, नागरी बोली कहते हैं, शुद्ध बोली कहते हैं, परनिष्ठित बोली कहते हैं, या इसी को हम व्याकरण सम्मत बोली भी कहते हैं। आई होप यहां तक की बात आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके आगे की चीजों की चर्चा हम आपसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वास्तव में इसका प्रयोग कहां कहां होता है। क्या भैया? प्रयोग देखते हैं कि जो खड़ी बोली है इसका प्रयोग कहां कहां होता है। तो आपको पता है शासन प्रशासन की जो व्यवस्थाएं होती हैं उसमें प्रशासनिक आदेश जो दिए जाते हैं वो हिंदी खड़ी बोली में ही दिया जाता है। ठीक है। साहित्य की भाषा भी खड़ी बोली है ना। राजकाज की भाषा भी खड़ी बोली है ना। तो कहां कहां इनका प्रयोग होता है? ज्ञान विज्ञान हर जगहों पे इसका प्रयोग होता है। तो हम लिखेंगे प्रयोग। कि इस बोली का प्रयोग कहां कहां होता है। प्रयोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में,
काव्य शास्त्र के क्षेत्र में, शास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, क्षेत्र में प्रयोग। ठीक है, अर्थात खड़ी बोली का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, काव्यशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में होता है। ठीक है, क्षेत्र में प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई भैया? खड़ी विशेष तथ्य, विशेष तथ्य। खड़ी बोली के प्रथम कवि कवि गंग माने जाते हैं। कवि गंग माने जाते हैं। माने जाते हैं। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग चंद छंद वर्णन की महिमा में किया गया है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग चंद छंद महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, वर्णन की महिमा में किया गया है। किया गया है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग चंद छंद वर्णन की महिमा में किया गया है। और ये रचना किसकी है? तो ये रचना कवि गंग की ही है। किसकी है? कवि गंग की ही है। कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? तो कवि गंग जो हैं वो अकबर के दरबारी कवि हैं। कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। कैसे कवि थे भैया? दरबारी कवि थे। खड़ी बोली
खड़ी बोली आकारांत प्रधान बोली है। आकारांत प्रधान बोली है। खड़ी बोली आकार बहुला बोली है। बोली है। ठीक है, बात समझ में आई? कहने का मतलब मेरा यह है कि जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का प्रयोग जो होता है वो ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, काव्यशास्त्र, साहित्य, व्यवसाय के क्षेत्र में होता है। प्रयोग ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, काव्यशास्त्र, साहित्य, व्यवसाय के क्षेत्र में होता है खड़ी बोली का प्रयोग। यूं कह देते तो ये सेंटेंस शायद पूरा हो जाए। खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग, खड़ी बोली का प्रयोग ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, राजनीति, काव्यशास्त्र, साहित्य, व्यवसाय के क्षेत्र में होता है। के क्षेत्र में होता है। अब सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, विशेष तथ्य में आपको क्या ध्यान रखना है कि खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वो प्रथम कवि कौन है? कवि गंग है। कवि गंग है। खड़ी बोली जो है उस खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में किया गया है, किस रचना में किया गया है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा में किया गया है। चंद छंद वर्णन की महिमा में किया गया है। कवि गंग जो है वो किसके दरबारी कवि हैं? तो कवि गंग जो है वो अकबर के दरबारी कवि हैं। खड़ी बोली अकार बहुला है या फिर उकार बहुला है या उकार बहुला है या इकार बहुला है, तो जो खड़ी बोली है वो आकार बहुला बोली है। यह आकारांत है, इकारांत है, उकारांत किस प्रधानता को धारण इसने किया है? तो खड़ी बोली जो है वो आकारांत प्रधान बोली है। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम लोग समझते हैं, इसमें से कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें जरूर जाननी चाहिए। खड़ी बोली का अर्थ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ना? चलिए, अर्थ अर्थ खड़ी बोली का अर्थ अर्थ शुद्ध, परिनिष्ठित, खरी, खड़ी, इतने इसके अर्थ बताए गए हैं। इसमें प्रमाणकता जो सिद्ध हुई है वो शुद्ध, सबसे ज्यादा पेपरों में मिलेगा आपको शुद्ध या फिर परिनिष्ठित मिलेगा। लेकिन खड़ी का अर्थ खरी भी बताया गया है। खरी भी बताया गया, हटा दो, बस इतना ही रखो। ठीक है, विकास, विकास खड़ी बोली का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अभ्रंश से हुआ है। खड़ी बोली
का विकास सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी से हुआ है। अगर आपसे पूछे ये जो खड़ी बोली है, इस खड़ी बोली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, किस अपभ्रंश से पूछे तो आप कह देना सौरसेनी अपभ्रंश, और पूछे किस उपभाषा से तो पश्चिमी उपभाषा से हुआ है। ठीक है, इस खड़ी बोली का अर्थ क्या है, तो खड़ी बोली का अर्थ, या हम खड़ी बोली का अर्थ ना कहते, केवल खड़ी का अर्थ बताएं, इसमें बोली नहीं उसमें लगा है, केवल खड़ी का अर्थ बताएं। तो खड़ी का अर्थ होता है शुद्ध, परिनिष्ठित या फिर खरी होता है, शुद्ध, परिनिष्ठित या फिर खरी होता है। ठीक है, प्रमुख पंक्तियां खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग लल्लूलाल व सदल मिश्र ने अपने लेखों में किया, ठीक है। अब इनके अपने लेख क्या रहे, तो इसमें जो लल्लूलाल हैं उनकी रचना का नाम था प्रेम सागर। जो लल्लूलाल हैं, लल्लूलाल की रचना का नाम क्या था भैया, प्रेम सागर। लल्लूलाल ने तो प्रेम सागर में प्रयोग किया, और सदल मिश्र ने जो प्रयोग किया वो नासिकेतोपाख्यानम। नासिकेतोपाख्यान इनकी ये रचना थी, इस रचना में इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अगली महत्वपूर्ण बात, कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली को कर्कश बोली, स्टैंडर्ड बोली, मानक बोली, स्टैंडर्ड बोली, मानक बोली, परिनिष्ठित बोली,
परिनिष्ठित बोली, या टकसाली हिंदी कहा, या टकसाली हिंदी कहा। टकसाली हिंदी कहा। टकसाली हिंदी कहा। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझेंगे कि जो खड़ी बोली है उस खड़ी का अर्थ होता है शुद्ध, परिनिष्ठित या फिर खरी। इसका विकास जो हुआ है, खड़ी बोली का विकास जो हुआ वह सौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषा पश्चिमी हिंदी से हुआ है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अपने लेखों में लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया है। अर्थात खड़ी बोली का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है वो प्रेम सागर और नाचिकेतोपाख्यानम में लल्लूलाल और सदल मिश्र के द्वारा किया गया है। कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि जो खड़ी बोली है उस खड़ी बोली को ही हम कर्कश बोली कह सकते हैं, स्टैंडर्ड बोली कह सकते हैं, मानक बोली कह सकते हैं, परिनिष्ठित बोली कह सकते हैं, या फिर टकसाली बोली भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? ये यहां से आपके उपनाम भी कंफर्म हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे की बात समझेंगे हम। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने इसे क्या नाम दिया है, क्या कहा है? तो इन्होंने इसे आकारांत बोली कहा है। ठीक है, पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, अन्यथा दिखेगा नहीं आपको नीचे से। पंडित किशोरीदास वाजपेयी जो किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, किशोरीदास वाजपेयी जी ने आकारांत बोली कहा और खड़ी पाई वाली बोली कहा। इन्होंने कहा खड़ी बोली में सर्वाधिक खड़ी पाई का प्रयोग होता है। खड़ी पाई का प्रयोग होता है प्रयोग होता है जिसके कारण इसे आकारांत प्रधान माना जाता है। माना जाता है। मुसलमान इसे रेखता कहते हैं। खड़ी बोली को रेखता कहते हैं।
राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। कौरवी नाम दिया है। क्या नाम दिया भैया? कौरवी नाम दिया है। खड़ी बोली को मूल रूप में खड़ी बोली को मूल रूप में रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हैदराबाद का मैदानी भाग, मैदानी भाग थोड़ा सा ऊपर से मिटाएं। हैदराबाद का मैदानी भाग, दिल्ली का देहाती प्रक्षेत्र आदि बहुत सारे हैं। थोड़ा सा इसे समझेंगे फिर आगे लिखेंगे। यानी आपसे पूछा जाए कि पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने इसके परिप्रेक्ष्य, खड़ी बोली के परिप्रेक्ष्य में क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि खड़ी बोली में सर्वाधिक खड़ी पाई का प्रयोग होता है, जिसके कारण ही इसे हम आकारांत प्रधान बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारांत प्रधान इसे हम मानते हैं। खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली को जो मुसलमान लोग हैं वो क्या कहते हैं, तो उसे रेखता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखता कहते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या कहा है, तो इन्होंने इसे कौरवी हिंदी कहा है। क्या कहा है? कौरवी हिंदी। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि कौरवी हिंदी नामकरण किसने किया, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने किया। वास्तव में जो खड़ी बोली है, उस खड़ी बोली का मूल रूप में प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो रामपुर में होता है, मुरादाबाद में होता है, मेरठ में होता है, बिजनौर में होता है, सहारनपुर में होता है, मुजफ्फरनगर में होता है, हैदराबाद का जो मैदानी भाग है वहां होता है। अच्छा, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, केंद्र बिंदु क्या है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या भैया? मेरठ है। यह बात ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, चलिए उसी में आगे लिखेंगे हम। दिल्ली का देहाती क्षेत्र, दिल्ली का देहाती क्षेत्र
नहीं नहीं नहीं, दिल्ली, अंबाला, पटियाला आदि आदि जगहों पर प्रयोग। पर प्रयोग, आज जगहों पर प्रयोग। खड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र मुख्य क्षेत्र मेरठ है। मुख्य क्षेत्र क्या भैया? मेरठ है। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। समस्त भारत में संपर्क भाषा के रूप में संपर्क भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। खड़ी बोली का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि जो खड़ी बोली है उसका मुख्य क्षेत्र क्या है भैया? मेरठ। यही मेरठ जो है, इसी मेरठ से ही विकास हुआ है किसका? आपके खड़ी बोली का। किसका? खड़ी बोली का। जो संपूर्ण भारत है, इस संपूर्ण भारत में जो हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसका सबसे बड़ा जो मीडिएटर है, उसका सबसे बड़ा जो माध्यम है, वो क्या है? खड़ी बोली है। कारण यह है कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत देश में बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन हम लोग अपने संपर्क भाषा के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो कौन सी है? ये खड़ी बोली है। खड़ी बोली यदि हमें पता है तो चाहे हम महाराष्ट्र चले जाएं, चाहे हम बिहार चले जाएं, चाहे हम गुजरात चले जाएं, चाहे हम आंध्र प्रदेश चले जाएं, चाहे जहां चले जाएं, वहां की अपनी लोकल लैंग्वेज कोई सी भी क्यों ना हो, लेकिन वो लोग हिंदी के खड़ी बोली रूप को समझते हैं और उसे बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। अर्थात हमारी जो संपर्क भाषा है, ध्यान रहे भारत की अपनी जो संपर्क भाषा है, वो संपर्क भाषा क्या है? तो वो संपर्क भाषा खड़ी बोली ही है। बात समझ में आई? यहां तक की बात यदि आपके समझ में आ गई है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।